11 जनवरी 1966 आज से 56 वर्ष पूर्व मध्य रात्रि को एक ऐसी सूचना मिली जो पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रसिया में रहस्यमय मृत्यु, आज भी जिस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। आजाद भारत का यह काला अध्याय है। आज हम साझा की बातें में तथ्यों और तर्कों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि शास्त्री जी का शव नीला क्यों पड़ गया था, क्या उन्हें जहर दिया गया था, उनके शरीर पर काटे जाने के निशान क्यों थे। आज हम प्रश्न उठाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री की संदिग्ध मौत होती है और फिर भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, आखिर क्यों। आज हम जानेंगे कि शास्त्री जी को जहर देने के शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन था और उसे क्यों छोड़ दिया गया। आखिर उस थर्मस के मिस्ट्री क्या है जिसमें शास्त्री जी ने आखिरी बार पानी पिया था। इतने वर्षों में उनकी मौत का सिर्फ एक बार जांच कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही उनकी मौत के 2 चश्मदीद राजदार एक भयंकर सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। आज साझा की बातें में यह राज भी खुलेगा कि क्या था इंदिरा गांधी का लाल बहादुर शास्त्री की मौत से कनेक्शन। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर उनकी मौत किन हालात में हुई थी। सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। भारत की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में थी। इस जंग में भारत की सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। युद्ध समाप्त के बाद शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ बातचीत के लिए रूस गए। वहां के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में 7 दिन तक बातचीत चली। 10 जनवरी 1966 की शाम 5 बजे दोनों इस समझौते के लिए सहमत हो गए, जिसे नाम दिया गया ताशकंद समझौता। सोवियत संघ के दबाव में भारत ने जीता गया इलाका हाजीपीर और तितवाल इलाका लौटाना पड़ा, जिससे सब हैरान थे, क्योंकि यह दोनों इलाके सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी रात 1:20 बजे शास्त्री जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उनके रूम में न बर्ज था न ही फोन। वो खुद चलकर अपने निजी सहायक रामनाथ के कमरे पहुंचते हैं। हालत देखकर उनके पर्सनल डॉक्टर चुग को बुलाया गया। शास्त्री जी कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। वे बार बार अपने कमरे में पड़े थर्मस की तरफ इशारा कर कुछ बताना चाह रहे थे। डॉक्टर चुग ने उन्हें इंजेक्शन दिया, परंतु काफी देर हो चुकी थी। भारत ने अपना लाल खो दिया था। उनका शव भारत पहुंचाया गया, लेकिन उनकी अंतिम क्रिया के पहले एक विवाद शुरू हो गया। दरअसल इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। इस पर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी। इस बात का जिक्र किया है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में। वो लिखते हैं कि अगर इंदिरा गांधी का वश चलता तो वो शास्त्री जी की अंतिम संस्कार इलाहाबाद में ही करवाते। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष कामराज को कहा, जिन्होंने मना कर दिया। इंदिरा गांधी के इस नकारात्मक रवैये पे ललिता देवी ने आमरण अनशन की धमकी दे दी, जिसके आगे इंदिरा को झुकना पड़ा। शास्त्री जी के मौत के ठीक बाद उनके परिवार को चुप करवाने की कोशिश शुरू हो गई। शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था, जिस पर उनकी परिवार को शक था, मगर कोई सुन नहीं रहा था। इस बात का प्रमाण है यह तस्वीर, जिसमें साफ नजर आता है कि उनका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था। 14 अक्टूबर 1970 को धर्मयुग को ललिता देवी की सनसनीखेज इंटरव्यू से पूरा हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर हम में से किसी को उनके शव के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई। हरकिशन ने बताया कि वह भी काफी हुज्जत के बाद उनके शव तक पहुंच पाया। उनके शरीर पर नीले धब्बे पड़े थे। यहाँ तक कि उनको नहलाने के क्रम में भी हमें उनके पास नहीं जाने दिया गया। उनका शरीर नीला पड़ने के साथ बुरी तरह फूल गया था। उनके कपड़ों को फाड़ कर हटाना पड़ा। जब उनके चेहरे के नीले धब्बे पर लोगों ने बोलना शुरू किया तो किसी ने एक कटोरी में चंदन का लेप लाकर उनके चेहरे पर मल दिया, लेकिन दाग इतने गहरे थे कि फिर भी नजर आ रहा था। उनके पेट में प्लस के निशान में चीरे जाने का निशान था। मेरे मन में शक था, लेकिन मैं उस समय इतनी व्यथित थी कि मैं किसी को कुछ कह न सकी। उन्होंने एक और खुलासा किया कि शास्त्री जी मरने से पहले अपने थर्मस की तरफ बार बार इशारा किया था, जिसमें उन्होंने अंतिम बार पानी पिया था, जो उनके निजी सहायक रामनाथ ने दिया था। जाहिर है कुछ तो गड़बड़ थी उस थर्मस में। ललिता देवी कहती है कि
शास्त्री जी को थर्मस की तरफ इशारा करते देख लोगों को लगा कि वो पानी मांग रहे हैं। पानी देने पर मना करते हुए उन्होंने फिर से उसी थर्मस की ओर इशारा किया, लेकिन बाद में वह थर्मस उनकी सामान के साथ वापस नहीं आया। साथ ही उनकी निजी डायरी भी गायब थी। मैं नहीं जानती कि उसे किसने गायब किया, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में मेरे लिए भी जरूर कुछ लिखा होगा जिसे मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। लगता है मेरे पति की हत्या की गई है, मगर ये नहीं जानती कि किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इस इंटरव्यू से पूरा देश में खलबली मच गई, जिसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। देश में जल्द ही चुनाव आने वाले थे। ऐसे में इंदिरा ने एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि शास्त्री जी के शव को सुरक्षित रखने के लिए इसकी एम्बॉम्बिंग की गई थी, जिसके तहत उनकी शरीर में 3 लीटर स्प्रिट और फॉर्मेलिन डाली गई थी, इसीलिए उनका शरीर नीला पड़ गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ताशकंद में उस वक्त भयंकर ठंड थी और दिल्ली में भी ठंड का मौसम था। ताशकंद से दिल्ली की फ्लाइट भी कुछ ही घंटों की थी। ऐसे में शव को इस तरह सुरक्षित करने की क्या आवश्यकता थी? विपक्षी सदस्यों का यह दावा था कि इस स्टेटमेंट में कई सारी चीजें छुपाई गई है। इंदिरा सरकार पर सबसे गंभीर आरोप लगाया समाजवादी नेता राजनारायण ने। यह वही राजनारायण है जिसने 1977 में इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव में हराया था। लोगों का आरोप था कि शास्त्री जी को उन लोगों के इशारों पर मारा गया है जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उस दौर में इंदिरा गांधी का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। इंदिरा गांधी अक्सर ये अफसोस जताती थी कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं ऐसी ही रह गई। शास्त्री जी को मरवाया गया है। मगर इस नालायक सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी भी नहीं बना सके। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ ने बताया कि उन्हें किस तरह से बहलाया जा रहा है और किस तरह से धमकियां दी जा रही है। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि सरकार ने शास्त्री जी की मौत पर बहस न हो सके, इसलिए संसद सत्र के आखिरी दिन में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। हुआ भी यही, संसद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मार्च 1971 आम चुनाव हो गई। लेकिन संसद में जब बहस चल रही थी तो एक व्यक्ति काफी परेशान था। वह थे टी.एन. कौल, जो उस समय विदेश सचिव थे। यह वही टी.एन. कौल है जो शास्त्री जी के मौत के समय सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे और वार्ता के दौरान ताशकंद में ही मौजूद थे। टी.एन. कौल के रसोइये मोहम्मद जान ने ही आखिरी बार शास्त्री जी को खाना खिलाया था। शास्त्री जी के रात में मौत के संबंध में टी.एन. कौल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को भी शक था। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं के पेज नंबर 208 पर इस बारे में लिखा है। वह लिखते हैं कि शास्त्री जी के मौत में उन्हें भी भागीदार ठहराया जा रहा था। रूस समर्थक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उनकी मौत पर कौल ने मुझे फोन करके कहा कि मैं यह एक बयान जारी करूं कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी संसदीय बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, तो वह मुझ पर बार बार जोर डालने लगे, जिसके बाद से मैं यह सोचने लगा कि शास्त्री जी की मौत सच में दिल के दौरे से हुई थी क्या। दरअसल इसकी वजह था कौल का पर्सनल रसोइया मोहम्मद जान, जिसने उस रात शास्त्री जी को खाना खिलाया था। शास्त्री जी के मौत के कुछ ही देर बाद सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी ने मोहम्मद जान और रूसी रसोइया सतारोव को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पहली बार खुलासा हुआ सन 1998 में, जब ब्रिटिश अखबार में यह पहली बार छापा था। बाद में 2013 में खुद अहमद सतारोव ने इंटरव्यू में अपने गिरफ्तारी के बारे में बताया। उसने कहा कि केजीबी के अफसर 4 बजे जगाकर बताया कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और यह शक है कि उन्हें जहर दिया गया।
इसके बाद मुझे हथकड़ी लगाकर ताशकंद से 30 किलोमीटर दूर एक तहखाने में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद केजीबी के लोग भारतीय रसोइये मोहम्मद जान को भी वहां ले आए। हमें लगा कि इसी रसोइयों ने उन्हें जहर दिया होगा। हालांकि बाद में केजीबी ने दोनों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार ने इस राज को इतने सालों तक छुपाकर क्यों रखा। 1970 में इंदिरा गांधी ने जो शास्त्री जी के मौत पर स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। हैरत की बात यह थी कि जिस मोहम्मद जानते शास्त्री जी को जहर देने का आरोप था, बाद में उसे राष्ट्रपति भवन में मुख्य रसोइया के तौर पर नियुक्त किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद जान जैसे संदिग्ध को इंदिरा सरकार ने यह इनाम क्यों दिया, और उसी जगह शास्त्री जी के मौत के राजदार उनका पर्सनल डॉक्टर चुग और पर्सनल सचिव राजनाथ रहस्यमय हालातों में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। दरअसल मार्च 1977 में आम चुनाव होने वाले थे, जिसमें कांग्रेस की हार तय थी और नई सरकार शास्त्री जी के मौत के मामले को फिर से सामने ला सकती थी। लेकिन कुछ दिन पहले वह हुआ जो साजिश को और पुख्ता कर देता है। शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर के कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ जी को उनके घर के पास ही एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें वह जिंदा तो बच गए, लेकिन उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और गवाही देने लायक नहीं बचे, जिसकी पुष्टि खुद उनके बेटे ने 24 जून 1977 को ज्योति बसु ने कहा था कि डॉक्टर चुग के कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसके बाद वह कार से बाहर निकले। इसी दौरान उसी ट्रक ने उनको दोबारा टक्कर मारकर कुचल दिया। 1977 के अंत में बहुत सारे कांग्रेसी नेता ने शास्त्री जी के मौत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका मानना था कि निष्पक्ष शास्त्री जी के स्थान पर सोवियत संघ के कट्टर समर्थक इंदिरा रूस के खेमे में थी। यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे दहिया पटेल का भी यही मानना था। दहिया भाई पटेल राज्यसभा में सांसद थे और शास्त्री जी के मौत के मामले को वह जोर शोर से उठा रहे थे। उन्होंने अपने बुकलेट वॉज शास्त्री मर्डर्ड में उन्होंने लिखा कि शास्त्री जी ने भले ही ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हो, किंतु भारत आकर विरोध में समझौते को पलट भी सकते हैं, परंतु इससे पहले ही शास्त्री जी का कर मौत हो जाता है तो इस समझौते के विरोध में कोई सवाल नहीं उठेंगे। होता भी वही है, शास्त्री जी के मौत के बाद किसी ने इस समझौते पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक सवाल था जो बार बार उठाया जाता था, वह था इंदिरा और लाल बहादुर शास्त्री के बेहद खराब रिश्ते। इस वीडियो के अगले भाग में हम और भी तथ्य के साथ चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। साझा की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।